नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। और इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 1 से 3 निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पे आपका हिंदी का पैराग्राफ, इसे आप पढ़ लीजिए। भारतीय दर्शन सिखाता है कि जीवन का एक आशय और लक्ष्य है। आशय की खोज हमारा दायित्व और अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा विशेषाधिकार है। इस प्रकार दर्शन जो कि आशय को उद्घाटित करने की कोशिश करता है और जहाँ तक उसे इसमें सफलता मिलती है वह इस लक्ष्य तक अग्रसर होने की प्रक्रिया है। कुल मिलाकर आखिर यह लक्ष्य क्या है? इस अर्थ में यथार्थ की प्राप्ति वह है जिसमें पा लेना केवल जानना नहीं बल्कि उसी का अंश हो जाना है। इस उपलब्धि में बाधा क्या है? बाधाएं कई हैं पर इनमें प्रमुख हैं अज्ञान। अशिक्षित आत्मा नहीं है, यहाँ तक कि यथार्थ संसार भी नहीं है। यह दर्शन ही है जो उसे शिक्षित करता है और अपनी शिक्षा से उसे उस अज्ञान से मुक्ति दिलाता है जो यथार्थ दर्शन नहीं होने देता। इस प्रकार दार्शनिक होना एक बौद्धिक अनुगमन करना नहीं है बल्कि एक शक्तिप्रद अनुशासन पर चलना है, क्योंकि सत्य की खोज में लगे हुए सही दार्शनिक को अपने जीवन को इस प्रकार आचरित करना पड़ता है ताकि उस यथार्थ से एकाकार हो जाए जिसे वह खोज रहा है। वास्तव में यही जीवन का एकमात्र सही मार्ग है और सही दार्शनिकों को इसका पालन करना होता है। और दार्शनिक ही नहीं बल्कि सभी मनुष्यों को, क्योंकि सभी मनुष्यों के दायित्व और नियत एक ही है। तो ये रहा गद्यांश। दोस्तों इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उपर्युक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक चुनिए। दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गद्यांश का उचित शीर्षक है भारतीय दर्शन और जीवन। भारतीय दर्शन और जीवन है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उपर्युक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। भारतीय दर्शन जीवन के लक्ष्य की खोज करके उसे पाने की प्रक्रिया भी बताता है। लक्ष्य को पा लेना उसे केवल जानना ही नहीं बल्कि उसका अंश हो जाना है। इस उपलब्धि में प्रमुख बाधा है अज्ञान, जिसे दर्शन ही दूर कर सकता है। इस प्रकार दार्शनिकों को स्वयं अनुशासित होना पड़ता है ताकि वे यथार्थ से एकाकार हो जाएं। इसी नाते अनुशासित आचरण का पालन सभी मनुष्यों को करना होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दिए गए गद्यांश के आधार पर बताइए कि यथार्थ की प्राप्ति में प्रमुख बाधा क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अज्ञान है दोस्तों। यथार्थ की प्राप्ति में प्रमुख बाधा अज्ञान है, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त सर्वनाम है। सब कोई शब्द संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुरुजी मेरा, यहाँ पर आपको फिल करना है, स्वीकार करें। रिक्त स्थान भरने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनें। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अभिवादन। गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार करें, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुभाशीष। शुभाशीष को पत्र के संबंध में अभिवादन कहते हैं। आशीर्वाद, प्रणाम, नमस्ते अभिवादन की श्रेणी में आते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिसूचना। अधिसूचना भारतीय गजटों में प्रकाशित भारतीय नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। अधिसूचना में प्रत्येक विभाग के लिए विशिष्ट विषय निश्चित होता है। प्रकाशनार्थ सामग्री का पूर्ण विवरण आवश्यक है कि वह किस भाग में प्रकाशित होनी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचम वर्ण का। अनुसार पंचम वर्ण का कार्य करता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, यहाँ पर दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुस्तर का संधि विच्छेद दुह प्लस तर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, सतसई किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, द्विगु समास का है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिदेव है, त्रिलोक है, सतसई है, चौराहा है। सतसई द्विगु समास का उदाहरण है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। तो आप में निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप है, अपने। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्चना अत्यंत सुंदर है वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो सुंदर शब्द विशेषण है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, इस महाकाव्य में 16 हैं, रिक्त स्थान भरने के लिए उचित शब्द चुने। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको भरना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्ग हैं। इस महाकाव्य में 16 सर्ग हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अवरुद्ध रही, रिक्त स्थान भरने के लिए उचित शब्द चुने। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शूर्पणखा। ऑप्शन डी इस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, राम से पत्र लिखे गए किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा, कर्मवाच्य है। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। राम से पत्र लिखे गए वाक्य में कर्मवाच्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संदेहार्थक है। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, जो चाहें करो बस हमें तंग ना करो वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्ध विराम आएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग्य का चक्कर होना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, यह मुंह और मसूर की दाल लुकोती का अर्थ बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इनका जन्म 1850 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। भारतेंदु ने हिंदी को नए रूप में ढाला। भारतेंदु की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जैसे प्रेमलता है, प्रेम माधुरी है, भारत दुर्दशा है, अंधेर नगरी है, कृष्ण चरित्र है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 24 है, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कामायनी है दोस्तों। कवि जयशंकर प्रसाद की अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिनमें ध्रुव स्वामिनी है, तितली है, कंकाल है, चित्रधार है, आंसू झरना, लहर, अजातशत्रु, एक घूंट, आकाशदीप। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, जगदीश चंद्र माथुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर भोर का तारा के लेखक हैं। जगदीश चंद्र माथुर की अन्य महत्वपूर्ण रचना है, पहला राजा, सर्दिया, कोणार्क, ओ मेरे सपने। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन अगला है, निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 26 से 50 तक निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शील युक्त व्यवहार मनुष्य की प्रकृति और व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है। उत्तम, प्रशंसनीय, पवित्र आचरण ही शील है। शील युक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर है, इससे मनुष्य की ख्याति बढ़ती है। शीलवान व्यक्ति सबका हृदय जीत लेता है। शील युक्त व्यवहार से कटुता दूर भागती है, इससे आशंका और संदेह की स्थितियां कभी उत्पन्न नहीं होती हैं। इससे ऐसे सुखद वातावरण का सृजन होता है जिसमें सभी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। शीलवान व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को सुप्रभावित करता है। शील इतना प्रभुत्वपूर्ण होता है कि किसी कार्य के बिगड़ने की नौबत नहीं आती। अधिकारी, अधीनस्थ, शिक्षक, शिक्षार्थी, छोटों बड़ों आदि सभी के लिए शील युक्त व्यवहार समान रूप से आवश्यक है। शिक्षार्थी में यदि शील का अभाव है तो वह अपने शिक्षा से वांछित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। शीलवान अधिकारी या कर्मचारी में आत्मविश्वास की वृद्धि स्वतः ही होने लगती है और साथ ही उसके व्यक्तित्व में शालीनता आ जाती है। इस अमूल्य गुण की उपस्थिति में अधिकारी वर्ग और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच तथा शासक और शासित के बीच मधुर और प्रगाढ़ संबंध स्थापित होते हैं और प्रत्येक वर्ग की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। इस गुण के माध्यम से छोटे से छोटा व्यक्ति बड़ों की सहानुभूति अर्जित कर लेता है। शील कोई दुर्लभ और दैवी गुण नहीं है, इस गुण को अर्जित किया जा सकता है। पारिवारिक संस्कार इस गुण को विकसित और विस्तारित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शील के संबंध में गलत है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, शील एक दैवी गुण है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, गद्यांश में रेखांकित अंश की उचित व्याख्या होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जहाँ शील का प्रभुत्व होता है वहाँ कोई कार्य बिगड़ने नहीं पाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, गद्यांश में कौन सा शब्द दुष्प्रभावित का विलोम है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुप्रभावित। दुष्प्रभावित शब्द का विलोम सुप्रभावित है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, जब कोई सरकारी पत्र या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिपत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वैयक्तिक पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ला यहाँ पे अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, आय यहाँ पे कंठ तालव्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। तो पो प्लस अन अयाद्य संधि का उदाहरण है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रति प्लस अंग बराबर होता है प्रत्यंग, आ प्लस जन्म बराबर आजन्म होता है, यथा प्लस संभव बराबर यथा संभव होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, संबंध बोधक। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रविशेषण के अंतर्गत आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ललाट। ललाट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ललाट मस्तक का पर्यायवाची है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मान्य का
धान्य, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। मान्य का धान विलोम युग्म सही नहीं है, मान्य का विलोम अभाज्य होगा दोस्तों। शेष युग्म एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है। गाड़ी गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म क्रमशः चुने। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए यान गहरी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंद्रियातीत हो जाएगा। इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रियजित होता है, ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं दोस्तों। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश उसे इंद्रिया निग्रह कहते हैं, ऑप्शन बी में दिया गया है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिकरण कारक है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, देखा गया हो क्रिया के संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। सरल वाक्य का मिश्र वाक्य का रूप, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। जिन वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा जो आपस में जो कि उतना क्यों जैसे वैसे से मिश्रित हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है। एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बहुत दौड़ धूप करना। एड़िया रगड़ना का अर्थ होता है बहुत दौड़ धूप करना। से सभी विकल्प असंगत हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। सावन हरे न भादों सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो सावन हरे न भादों सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ सदा एक सा होना है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए आदिकाल। हिंदी साहित्य के प्रथम पड़ाव अर्थात आदिकाल को विभिन्न विद्वानों द्वारा कई अलग अलग नामों से अभिहित किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथाओं की प्रचुरता और लोकप्रियता के आधार पर इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो तुलसीदास जी की भक्तमाल रचना नहीं है, शेष रचनाएं तुलसीदास जी की हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी उदंत मार्तंड के नाम से प्रकाशित समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला भारत का सर्वप्रथम समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत 30 मई 1826 को की गई थी, इसलिए 30 मई को पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आप लोग इस जानकारी को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 50 है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी जाती है। यह भाषा मथुरा के आसपास बोली जाती है। यह मूलतः गद्य की भाषा थी। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी गुजराती बोलियां आती हैं। पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी, हरियाणवी आदि बोलियां आती हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए, अपना सपोर्ट करते रहिए दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।